हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल करवा दिए हैं। आज हम करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल का भी मैंने आपको भारतेंदु युग कंप्लीट करवा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। आज हम करेंगे द्विवेदी युग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई, सबसे पहले सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या कहा गया है कि भाई द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो ये बताना कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनके नाम पर भारतेंदु युग का नाम रखा गया और द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखो, आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पड़ाव द्विवेदी युग है, तो पहला पड़ाव हमारा कौन सा है, भारतेंदु युग है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भी सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवरागी न रहकर स्वयं साहित्य जगत की साम्राज्ञी बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ। इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला और इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। क्या चीज़ है कि भाई द्विवेदी युग जो है उनके प्रमुख कवि कौन कौन थे, ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि हर युग के है ना प्रमुख कवि, हमें है ना इन युग के न जो कवि है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर युग के कवि जो हैं हमें याद रखने ज़रूरी है। तो देखो, जो द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कई बार क्या होता है कि भाई आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय का पूरा नाम ना देके सिर्फ हरियोध दिखा होता है। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का खाली हरियोध भी दे दिया होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल चरण सिंह। अब जो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है ना, ये भी क्या है, गया प्रसाद शुक्ल ना दे करके आपको सिर्फ स्नेही ही दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो कवि हैं ये हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अब देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनको आचार्य की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो ये कब दी गई, 1931 में दी गई, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया है, तो किसके आधार पर किया गया है, वही महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर ही क्या किया गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किए गए हैं, तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो, ये क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं, टीजीटी 2001 के में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2001 में। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो देखो कौन सा नाम है, जागरण सुधार काल। ठीक है, तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो हमें ये चीज़ें है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो आदिकाल है उसको संधिकाल और क्या कहा है, चारण काल, दोनों ही इन्होंने कहा है। अगर आपसे स्पेशल चारण काल आ जाए तो वो है अलग चीज़, लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें आए, संधि और चारण काल, तो वो हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है, गद्य काल की संज्ञा दी है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, नाथूराम शर्मा शंकर। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में। तो देखो द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे। आपसे ये पूछा जाए कि भाई नाथूराम जो शर्मा शंकर है उनकी भाषा कौन सी थी, तो उनकी भाषा ब्रज भाषा थी, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। पहले थी ब्रज भाषा और फिर उनका झुकाव किस साइड हुआ, खड़ी बोली भाषा की तरफ। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। ठीक है। तो किसके चित्रों को देख के इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, राजा रवि वर्मा के। ठीक है। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधार, इन उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। और इनकी जो रचनाएं हैं, अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, इनके प्रमुख क्या हैं, काव्य ग्रंथ हैं। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि ऐसी कविताएं जिसमें ना बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया हो। ठीक है। यानी कि जो चीज़ है उससे बहुत दूर जाके उसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया तो वो हमारा अतिशयोक्ति हो जाता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्त किस साहित्यकार का है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मुक्ति बोध का। पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो किसका हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्या है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक है। किसके नाम पर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। किसको मानते हैं भाई, साहित्य को मानते हैं। ज्ञान राशि का संचित कोश कौन मानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का क्या माध्यम बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो जो अर्थशास्त्र है उसका ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो कौन सा हो जाएगा, अर्थशास्त्र की क्या कौन सा हो जाएगा, संपत्ति शास्त्र हो जाएगा। ठीक है। तो संपत्ति शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि भाई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है और ये किसके द्वारा रचित है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। यह पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना है कि जो संपत्ति शास्त्र है यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 1908 में प्रकाशित हुई थी, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। तो आपको याद रखना है कि भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र जो है ये कब प्रकाशित हुई थी, अर्थशास्त्र का विषय ग्रंथ क्या है, संपत्ति शास्त्र, और कब प्रकाशित हुई थी, 1908 को। 3 चीज़ें याद रखनी है, एक तो रखनी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरी याद रखनी है संपत्ति शास्त्र और तीसरी याद रखनी है 1908। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही दिया गया है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है भाई, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और कब 1908 में प्रकाशित हुई थी ये कौन सी, संपत्ति शास्त्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में प्रकाशित किए वापस कर दिया था, प्रकाशित किए बिना। तो याद रखना है, एक तो मैं आपको बता दूं जूही की कली किसकी है, निराला जी की। निराला जी कौन है,
निराला जी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है जूही की कली, तो इस कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो कौन थे? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनके साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला जी का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला जी की जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। याद रखना है कि जो जूही की कली है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। तो मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए लौटा दी। यानी कि जो जूही की कली है ना निराला जी की, जब इन्होंने ये कविता लिखी तो वो क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को भेजी कि वो अपने पत्र में प्रकाशित करे, लेकिन उन्होंने अपने पत्र में प्रकाशित किए बिना ही क्या कर दी, इसको वापस लौटा दी। तो ये किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाई कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने पत्र में प्रकाशित किए बिना ही वापस लौटा दी जूही की कली को? तो वो थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये जूही की कली कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद निराला समन्वय पत्र से जुड़े। बाद में निराला जी जो हैं वो समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा मतवाला से भी जुड़े और मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। तो ये चीज़ें हमने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर है 11 क्या कहता है कि निराला जी की कविता जूही की कली, इसको किस संपादक के बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया है? तो अभी हमने पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसका? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। ये कथन किसका है भाई? ये किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। कविता क्या बन जाती है? अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। और रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह क्या है? कविता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो हमारे इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अभी हम जब ऊपर पढ़ के आए थे तो उसमें क्या था? द्विवेदी युग के कवियों के नाम थे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ये कवि के नाम पढ़ने हैं, याद रखने हैं। तो देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं द्विवेदी युग के, राम नरेश त्रिपाठी हैं द्विवेदी युग के, मैथिली शरण गुप्त है द्विवेदी युग के। लेकिन जो सोहनलाल द्विवेदी है ना, ये क्या हैं? ये द्विवेदी युग के नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी हैं। तो सोहनलाल जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं भाई? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अब देखो, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, इनमें से कोई नहीं, मुकुटधर पांडे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है कि भाई लोचन प्रसाद पांडेय की अनुज, यानी किसको कहा जाता है? भाई को कहा जाता है। तो मुकुटधर पांडेय भी सुकवि थे। तो लोचन प्रसाद के भाई कौन थे? मुकुटधर पांडेय थे और ये सुप्रसिद्ध कवि थे। ये प्रकृति के उपासक थे। ठीक है, यानी प्रकृति की उपासना करते थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो देखो, ये बताया गया है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडेय जी माने जाते हैं।
वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। देखो ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ भी बहुत बार आती है एग्जाम में कि भाई इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास किस में मिलता है, मुकुटधर पांडेय के रचनाओं में मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, यही आ गया कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। तो अभी हमने पढ़ा है मुकुटधर पांडेय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संरक्षित हुआ। तो छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडेय में हुआ। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जो खड़ी बोली में किसने लिखा था भाई, हमारा प्रिय प्रवास है। और ये किसने लिखा था, मैंने आपको बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने। ठीक है, तो ये जो प्रिय प्रवास है ये हरियोध जी द्वारा लिखा गया है और ये इनका क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, अब देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत के समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। 17 सर्ग में विभक्त कौन सा है, हमारा प्रिय प्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया है, हरियोध जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और किस भाषा में लिखा गया है, खड़ी बोली में। और इसी को ही क्या कहा गया है, प्रथम महाकाव्य कहा गया है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। तो जो हमारे रामचंद्र शुक्ल है, क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई कौन से ऐसे कवि है जिन्होंने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। और माना किसने है, तो हरियोध जी ने माना है। ठीक है, हरियोध जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। उनकी कुल मिलाकर कितनी रचनाएं थी, 51 रचनाएं हैं। किसकी हैं ये 51 रचनाएं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की हैं। ठीक है, याद रखनी है आपने। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि भाई हरियोध जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया। तो इनकी है ना, दो कवि जो हैं उनके बारे में क्या बात बताइएगा, चोखे चौपदे और एक है हमारे वैदेही वनवास। तो ये इनकी दो रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रिज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिज भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ है। तो रस कलश जो है ये किसकी रचना है, हरियोध जी की। और किस भाषा में लिखी गई है, ब्रिज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो हरियोध जी ने 2 नाटक, एक है प्रद्युम्न विजय 1893 में और रुक्मणी परिणय 1894 में भी लिखे। तो जो ये रुक्मणी परिणय है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। प्रद्युम्न विजय 1893 में और रुक्मणी परिणय 1894 में क्या हुआ, लिखे थे इन्होंने। 1894 में एक और भाई कि भाई इनका प्रथम उपन्यास भी आया था। कौन सा था, प्रेम कांता प्रकाशित हुआ था। कब, 1894 में। और उसके बाद 2 उपन्यास, एक है ठेठ हिंदी का ठाठ जो कि 1899 में, और अध खिला फूल 1907 में भी प्रकाशित हुआ था। किसका हुआ था, हरियोध जी के हुए थे। ठीक है, हरियोध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक है रसिक रहस्य 1899 में, प्रेम अभुरिधि प्रेम प्रपंच 1900 में, परमाम्बु प्रश्रवण प्रेमाम्बु प्रवाह तो ये 1901 में, प्रेम पुष्पहार 1904 में, उद्बोधन 1906 में, काव्योपवन 1909 में, करमवीर 1916 में, ऋतुमुकुर 1917 में, पद्म परसोन 1925 में और पद्म प्रमोद ये भी 1925 में। तो ये जो क्या हैं, अयोध्या सिंह के रचनाएं हैं। उसके बाद जो कल्पलता, बोलचाल, परिजात तथा हरियोध सत्सई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरियोध जी ने की है। तो ये सारी क्या है, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। कई बार पूछा जाता है कि इस चीज़ की आलोचना किसने की या ये आलोचनात्मक कृति किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो हरियोध जी द्वारा। कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियाँ, ये कल्पता, बोलचाल, परिजात, हरियोध सत्सई ये तो है मुक्तक काव्य, और कबीर वचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा का साहित्य और विकास, ये सारी क्या है, आलोचनात्मक कृतियाँ, और ये किसकी हैं, हरियोध जी की हैं। ठीक है, फिर है सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसको जाता है, हरियोध जी को जाता है।
ठीक है, अब इनके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है और ये किसके हैं? ये हमारे हरियोध जी का है। अब क्या पूछा है कि भाई हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताई थी सर्गों की संख्या है हमारी 17, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? काव्य ग्रंथ। तो देखो, पथिक नहीं है, कनुप्रिया नहीं है, वासवत्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चोखे चोपदे। ठीक है, और एक और पढ़ा था हमने वैदेही वनवास। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था, तो ये 4 हमने पढ़े थे। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन, देखो वैदेही वनवास नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा? अभी अभी हमने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, वैदेही वनवास के लेखक हरियोध जी हैं, तो हरियोध जी नहीं है तो फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि कई बार आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखा मिलेगा और कई जगह खाली सिर्फ आपको हरियोध लिखा मिलता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि खड़ी बोली के रचयिता, जो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन सा है भाई? खड़ी बोली हिंदी का प्रिय प्रवास है, यही चीज़ हमने कई बार पढ़ ली है। ठीक है, अब है उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की नहीं है? देखो कौन सी नहीं है? चोखी चौपदे है, वैदेही वनवास है, चुपदे चौपदे है, लेकिन विचित्र विवाह नहीं है। तो ये किसकी है भाई? ये है हमारी, ये है हमारे भाई रामचरित उपाध्याय की है। देखो विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा। विचित्र विवाह, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, ये किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना भी की है। तो आपसे पूछा जाए रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना ये किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे रामचरित उपाध्याय की गई। अन्य शेष कृतियाँ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि भाई दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंधित है, तो किससे है भाई? देखो आंसू से है, उसके बाद परिवर्तन से है, प्रिय प्रवास से, किसान से है। तो प्रिय प्रवास से, क्योंकि यही तो है जो हमने अभी पढ़ी थी और यही हमारा महाकाव्य है। देखो क्या बोला गया है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से अवतरित है। सर्ग कितने बताए थे मैंने आपको? टोटल 17 सर्ग बताए थे, तो उनमें से कौन सा सर्ग है? ये प्रथम सर्ग से ली गई है पंक्तियाँ। द्विवेदी युग की कविता है, तो कौन सी कविता है? उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण पर, नारी चेतनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। ठीक है, अब ये कैसे है? तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपने ये लिखनी है। ये किसके द्वारा कही गई है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कही गई है उनकी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक? हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि भाई जो द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस यानी बिना रस का, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। अब देखो 28 क्या कहता है कि इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है भाई? इतिवृत्तात्मक अभी अभी हमने पढ़ा है, तो हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, तो हमारे द्विवेदी युग की है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? देखो किसकी प्रमुखता नहीं है? देखो गद्यात्मकता। अब गद्यात्मकता जो है ये तो है हमारा जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में ही तो आता है ना हमारा ये द्विवेदी युग, और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है, यानी आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है गद्य काल का नाम आधुनिक काल को। ठीक है, तो गद्यात्मकता तो आ जाएगी इसमें। अब जहाँ पे गद्यात्मकता आ जाएगी वहाँ पे काव्यात्मकता थोड़ी ना आएगी भाई। जहाँ पे आपको
गद्य दिखेंगे, वहाँ पे पद्य थोड़ी ना दिख सकते हैं। अब गद्य क्या होते हैं, जैसे कि एक चैप्टर के सेंस में, कहानी के सेंस में, कथा की सेंस में, ठीक है, वो होते हैं हमारे गद्य। और पद्य क्या होते हैं भाई, पद्य होते हैं जो कि एक कविता होती है, ठीक है, कविता है, पंक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पद्य में आती हैं। लेकिन जब हमारे आधुनिक काल को गद्य काल कह दिया गया है और द्विवेदी युग आधुनिक काल में ही आता है, तो उसमें काव्य यानी कि कविताओं की चीज़ें थोड़ी ना आ सकती है, काव्यात्मकता थोड़ी ना आएगी, पद्य नहीं आएगा। अगर जहाँ पे गद्य आ गया तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है, ठीक है। तो गद्यात्मकता है भाई, वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता और उपदेश भी हमने पढ़ के आए हैं अभी हम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि हमारा काव्यात्मकता। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो काव्यात्मकता है द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति की प्रमुखता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। भारत भारती का प्रकाशन, अब देखो अब हमें ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये अब हमें बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में अब हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। अब ये भारत भारती जो है ये रचना हमारी मैथिली शरण गुप्त की है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है भाई, जब ये प्रकाशित हुई, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1 1912 में। तो आपसे पूछा जाए भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 किसके द्वारा रचित है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। तो देखो 3 अगस्त 1886 को झांसी उत्तर प्रदेश के चीरम गांव के जन्मे मैथिली शरण गुप्त हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी और लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं, यानी खुद ही आ जाते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। तो आपको याद रखना है कि जो मैथिली शरण गुप्त है उन्होंने ओतप्रोत और भारत भारती का 1912 में प्रकाशन किया, और ये इनके 3 खंडों में विभक्त कर दिए गए। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। तो आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या संज्ञा दी, राष्ट्र कवि की, किसने दी, गांधी जी ने। किसको दी, मैथिली शरण गुप्त को दी। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो आपको अगर पता ना हो तो ये जानना ज़रूरी है कि पद्म भूषण का पुरस्कार भी किसको मिल चुका है, मैथिली शरण गुप्त को मिला है। और कब मिला था, 1954 में। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, सबसे उत्कृष्ट रचना जो कौन सी है, हमारी साकेत है। तो ये किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम की कथा कही है, ठीक है। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं, ये रचनाएं बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि है ना इन रचनाओं से क्या होता है, क्वेश्चन बन के आते हैं और फिर हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो। लेकिन हम क्या है, हम पढ़ के चलेंगे क्योंकि हम तो वही पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी हिडिंबा, अर्जुन विसर्जन, काबा करबला तथा साकेत महाकाव्य। तो ये सारी किसकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार। तो ये हमारे किसकी हैं, ये गुप्त जी के अनुदित काव्य हैं, ठीक है। अब देखो यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। यशोधरा की नायिका कौन बनाया है भाई, यशोधरा एक नाटक है, तो इसकी नायिका कौन है, ये है जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन की संघर्ष की कथा है। रंग में भंग ये राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में प्रकाशित हुआ। तो ये रंग में भंग, ये ना भाई क्वेश्चन आता है भाई, और आया भी हुआ है कि इनकी जो ये रचनाएं हैं ना, इनका क्या पूछ लेते हैं कि भाई पहले यशोधरा कब आई, रंग में भंग कब आई। तो इनका जो टाइम है ना, काल के आधार पे इनको क्या किया गया है, ऐसे लाइन वाइज लगाना के लिए आपको दे दिया जाता है जब क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है,
ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है कि भाई मैथिली शरण की प्रथम गुप्त रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ था। इनकी ख्याति का मूल आधार भारत भारती 1912 में है। ठीक है, उसके बाद गुप्त जी जो हैं उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। अब देखो जो गुप्त जी ने क्या है 3 नाटक लिखे हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, ये 3 नाटक है। किसके हैं? ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी को राम भक्त कवि भी हैं। ठीक है, और ये कहे भी जाते हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपहारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं जो हैं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि भाई भारत भारती में किसकी भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद राजपूती आन की कथा है। राजपूती आन की कथा कौन सी है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि है रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीरगांव जो है किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो जो चीरगांव है अभी अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ा? हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ के आए हैं और इनका जो है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का जो चीरगांव है उसमें हुआ है। ठीक है, किसान के रचनाकार कौन है भाई? वो भी मैथिली शरण गुप्त। अभी अभी हमने सब इनकी रचनाएं पढ़ी थी। रंग में भंग जो है ये भी किसकी है? रंग में भंग भी हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत के शिखर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये नहीं है। बाकी जय भारत, हिडिंबा और सिद्धराज हमारी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनके द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो ये इसमें क्या है भाई? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ये एक खंड काव्य है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो कि भाई मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन कब है? 1910 में ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरि गीतिका छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जयद्रथ वध जो है तो उसमें मतलब किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो वो एक खंड काव्य है और उसमें इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचना भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही थी, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पूछा जाता है। साकेत महाकाव्य जो है इसके सर्वाधिक मार्मिक सर्ग हैं, षष्ठ, अष्टम, सप्तम, नवम। तो कौन सा है भाई? नवम। तो जो साकेत महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? 9 सर्ग हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं जो ये 9 सर्ग हैं। देखो मैथिली शरण गुप्त जो है इन्होंने इनके द्वारा कृत साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग है। अगर आपसे पूछे जाए टोटल सर्ग कितनी हैं? 12 हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? मार्मिक, सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो 9वां सर्ग है, जिसका रचनाकाल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। ठीक है, तो साकेत जो है उसमें उर्मिला क्यों है? क्योंकि भाई इसमें क्या किया गया है? लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का क्या दिया गया है? उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आरंभ में इसका नाम उर्मिला उताप तथा उर्मिला काव्य रखा गया। जो साकेत है ना, तो इसका नाम जब ये बनाई तो फिर इसका क्या नाम रख दिया? उर्मिला उताप या उर्मिला काव्य, क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्येर उत्क्षिप्ता में रामकथा में अव्यक्त वेदना उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की और ध्यान आकर्षित किया था। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस अपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया है कि साकेत की कथा
साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता। देखो साकेत का तो मैंने आपको बताया था, लक्ष्मण और उनकी पत्नी जो है उर्मिला, इनके लिए जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका कथा साकेत जो है अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य में प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम की कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा गया है कि भाई मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो किस में किया भाई? भारत भारती में, रंगभंग में, द्वापर में, साकेत में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, साकेत में। तो इन्होंने यही कहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी किसके बारे में बात की गई है? तो ये उर्मिला जी के बारे में बात की गई है, क्योंकि इतिहास में उपेक्षित है और ये क्या है? लक्ष्मण जी की पत्नी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन से हैं भाई? संपूर्णतः प्रतिनिधित्व कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिओ, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कोई तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कही जा सकती हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप से चली आ रही है, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन में इधर के राजनीतिक आंदोलन में जो रूप धारण किया, उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाई इस आधार पर कहा जा सकता है सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान सब की झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, अब आगे छायावाद। तो छायावाद करेंगे हम भैया नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भाई छायावाद युग आता है, उसके बाद छायावाद उत्तर युग आता है, और भाई प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो ये युग भी हमने करने ज़रूरी हैं। ठीक है, और हमारे एग्ज़ाम में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही पाने के लिए, और भाई अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।